डीप डाइव में स्वागत है। आज मंगलवार 24 फरवरी 2026 है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास जो स्रोत है वो साइबर सुरक्षा की दुनिया के एक बेहद दिलचस्प पहलू पर रोशनी डालता है। एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर आमतौर पर बहुत गलत समझा जाता है। हाँ बिल्कुल। हमारा आज का मुख्य स्रोत एक लेख है जिसका शीर्षक है द बाथ फ्रॉम स्क्रिप्ट किडी टू प्रोफेशनल रेड टीमर। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कोई जिसके पास शुरुआत में केवल कुछ रेडीमेड हैकिंग टूल्स होते हैं वो समय के साथ एक कुशल रेड टीमर बन जाता है। यानी एक ऐसा पेशेवर जो सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए बिल्कुल एक हैकर की तरह सोचता है। सही कहा। देखिए, हर कोई रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल सिस्टम, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लाउड दिशाओं पर निर्भर है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि साइबर हमले आखिर काम कैसे करते हैं और उन हमलों का अनुकरण उन्हें सिम्युलेट करके सिस्टम को कैसे बचाया जाता है। यह विषय केवल तकनीक तक सीमित नहीं है बल्कि एक एनालिटिकल माइंडसेट विकसित करने के बारे में है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं सोच रहा था कि आमतौर पर फिल्मों में हैकिंग को बहुत नाटकीय ढंग से पेश किया जाता है, पर असल दुनिया में एक शौकिया हमलावर और एक पेशेवर सुरक्षा विशेषज्ञ के बीच का अंतर उनके टूल से नहीं तय होता। बिल्कुल नहीं, यह उन टूल्स के काम करने के तरीके की समझ से तय होता है। हमारे स्रोत में इसी बौद्धिक और तकनीकी विकास को बहुत बारीकी से समझाया गया है। यह चर्चा उस बुनियादी ढांचे को समझने का एक शानदार अवसर है जिस पर आधुनिक साइबर सुरक्षा टिकी हुई है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। स्रोत सबसे पहले दो बहुत ही प्रचलित शब्दों के बीच एक स्पष्ट अंतर स्थापित करता है, स्क्रिप्ट किडी और रेड टीमर। हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर हम तकनीकी नजरिए से देखें तो स्क्रिप्ट किडी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो इंटरनेट से पहले से लिखे गए कोड या पेलोड डाउनलोड करता है और उन्हें बस चला देता है बिना ये जाने कि वो बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं। सही। उनका पूरा ध्यान केवल नतीजे पर होता है, जैसे किसी वेबसाइट को डिफेस करना या शेल एक्सेस मिल जाना। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि बफर ओवरफ्लो मेमोरी में कैसे काम कर रहा है या फिर कोई विशेष नेटवर्क प्रोटोकॉल डेटा पैकेट्स को किस तरह हैंडल करता है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर अंडरलाइंग मैकेनिक्स यानी अंतर्निहित तकनीकी समझ का है। अंडरलाइंग मैकेनिक्स। बिल्कुल। एक स्क्रिप्ट किडी केवल ये जानता है कि कौन सा बटन दबाना है, जबकि एक रेड टीमर ये जानता है कि वो बटन दबाने पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल स्तर पर या नेटवर्क स्विच पर क्या हलचल होगी। वो पूरी तस्वीर को देखते हैं। हाँ, रेड टीमर्स अत्यधिक प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं। वो किसी संगठन की सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक असली खतरे का अनुकरण करते हैं। वो केवल एक कमजोरी ढूंढकर रुकते नहीं हैं, वो उसके आगे जाते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या उस कमजोरी का फायदा उठाकर नेटवर्क के अंदर और गहराई तक जाया जा सकता है, जिसे हम लैटरल मूवमेंट कहते हैं। उनका अंतिम उद्देश्य सिस्टम को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन रास्तों को उजागर करना है जिनका इस्तेमाल कोई असली अपराधी कर सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। एक व्यक्ति केवल ध्वंस करना जानता है, जबकि दूसरा उस ध्वंस की प्रक्रिया को समझकर निर्माण को सुरक्षित करना चाहता है। इस विकास यात्रा में लेख एक विशेष पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क का जिक्र करता है जिसे वेबस्प्लॉइट कहा जाता है। वेबस्प्लॉइट, हाँ। जो लोग साइबर सुरक्षा में नए हैं वो वेबस्प्लॉइट या मेटास्प्लॉइट जैसे टूल्स को शायद केवल हैकिंग का टूल मान लें, लेकिन स्रोत इसे एक अल्टीमेट लर्निंग टूल के रूप में पेश करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वेबस्प्लॉइट जैसे टूल्स एक नियंत्रित वातावरण में सुरक्षा खामियों का अध्ययन करने का एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका देते हैं। स्रोत में इसके कई प्रमुख मॉड्यूल्स का विस्तारित विश्लेषण है, जो उस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विभिन्न प्रकार के हमले नेटवर्क की अलग अलग लेयर्स पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले नेटवर्क स्कैनर मॉड्यूल की बात की गई है, क्योंकि कोई भी पेशेवर हमलावर सीधे हमला नहीं करता। वो पहले रेकनेसेंस या जानकारी जुटाने का काम करता है। अगर हम इस नेटवर्क स्कैनर मॉड्यूल की कार्यप्रणाली को तकनीकी रूप से देखें तो ये केवल ये नहीं देखता कि कोई कंप्यूटर चालू है या नहीं। ये TCP/IP हैंडशेक के जरिए ये पता लगाता है कि नेटवर्क पर कौन से पोर्ट खुले हैं, उन पोर्ट्स पर कौन सी सेवाएं चल रही हैं और उनका वर्जन क्या है। मान लीजिए किसी सर्वर पर अपाची का कोई बहुत पुराना वर्जन चल रहा है। एक स्क्रिप्ट किडी शायद उस पर रैंडम हमले करेगा, पर वेबस्प्लॉइट सीखने वाला एक व्यक्ति ये समझेगा कि उस विशेष वर्जन के साथ कौन सी कॉमन वल्नरेबिलिटीज
और एक्सपोजर्स यानी CVEs जुड़ी हुई हैं। यह जानकारी जुटाने का चरण ही पूरे हमले की दिशा तय करता है। यह एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। रिकॉनेसेंस के बाद लेख MITM यानी मैन इन द मिडल मॉड्यूल की ओर बढ़ता है। MITM हमले तकनीकी समुदाय में बहुत चर्चित रहते हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर असुरक्षित संचार को उजागर करने के लिए किया जाता है। जब दो एंड पॉइंट्स आपस में डेटा का आदान प्रदान कर रहे होते हैं तो ये मॉड्यूल उस ट्रैफिक को बीच में ही इंटरसेप्ट कर लेता है, जिसमें ARP स्पूफिंग या DNS पॉइजनिंग जैसी तकनीकों का लाभ उठाया जाता है। बिल्कुल। और ये मॉड्यूल किसी भी सुरक्षा विशेषज्ञों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उनका आंतरिक नेटवर्क ट्रैफिक इनक्रिप्टेड है। अक्सर कंपनियां अपने बाहरी पेरीमीटर को तो सुरक्षित कर लेती हैं, लेकिन आंतरिक नेटवर्क पर डेटा प्लेन टेक्स्ट में बह रहा होता है। सही कहा। ये मॉड्यूल उस जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। यानी किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो, चाहे वो नेटवर्क के अंदर ही क्यों ना हो। पर मुझे स्रोत का अगला हिस्सा थोड़ा विरोधाभासी लगा। इसमें वेब किलर मॉड्यूल का जिक्र है, जो डिनायल ऑफ सर्विस यानी DOS हमले को सिमुलेट करता है। अब अगर मैं एक रेड टीमर की मानसिकता से सोचूं, तो उनका लक्ष्य हमेशा स्टेल्थ यानी छुपकर काम करना होता है। हाँ, स्टेल्थ बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सर्वर पर अचानक से भारी ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश कर देना, ये तो सीधे तौर पर अलार्म बजाने जैसा हुआ ना। एक पेशेवर रेड टीमर के लिए ये मॉड्यूल कैसे उपयोगी हो सकता है? ये एक बहुत ही विचारशील प्रश्न है। सतह पर देखने से DOS हमला केवल तबाही मचाने वाला लगता है, लेकिन एक पेशेवर संदर्भ में इसके उपयोग बहुत रणनीतिक होते हैं। रणनीतिक कैसे? रेड टीम्स इसका उपयोग मुख्य रूप से किसी संगठन के इंसिडेंट रिस्पॉन्स को परखने के लिए करती हैं। जब वेब किलर के जरिए लेयर 7 या लेयर 4 का ट्रैफिक भेजा जाता है, तो टीम ये देखना चाहती है कि क्या संगठन के वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यानी WAF WAF या लोड बैलेंसर्स उस असामान्य ट्रैफिक स्पाइक को पहचानकर उसे ब्लॉक कर पाते हैं। क्या सर्वर के क्रैश होने पर फेलोवर सिस्टम ठीक से काम करता है? और इसके अलावा एक और बड़ा कारण है। क्या? कभी-कभी मुख्य हमले से ध्यान भटकाने के लिए भी एक नियंत्रित DOS हमले का उपयोग स्मोक स्क्रीन के रूप में किया जाता है, ताकि सुरक्षा टीम एक जगह व्यस्त रहे और हमलावर किसी दूसरे रास्ते से नेटवर्क में प्रवेश कर जाए। वेबस्प्लॉइट का ये मॉड्यूल इन्हीं उन्नत रणनीतियों को समझने का आधार बनता है। ओह, ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। मतलब ये केवल सर्वर गिराने के बारे में नहीं है, बल्कि उस क्रैश के प्रति नेटवर्क की प्रतिक्रिया को मापने के बारे में है। इसके बाद लेख जावा एप्लेट अटैक मॉड्यूल पर चर्चा करता है। ये सर्वर साइड हमलों से हटकर क्लाइंट साइड हमलों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। ये मॉड्यूल दर्शाता है कि कैसे किसी नेटवर्क में सेंध लगाने के लिए हमेशा मुख्य सर्वर को हैक करना जरूरी नहीं है। अगर किसी कर्मचारी के सिस्टम पर कोई आउटडेटेड रन टाइम एनवायरनमेंट है और वो किसी अनट्रस्टेड या खतरनाक कोड पर क्लिक कर देता है, हाँ, बस एक क्लिक, तो हमलावर वहां से एक रिवर्स शेल प्राप्त कर सकता है। ये उस पुरानी कहावत को सच साबित करता है कि कोई भी सिस्टम उतना ही सुरक्षित है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी, जो अक्सर एंड यूजर ही होता है। यही कारण है कि क्लाइंट साइड हमले आज भी इतने प्रभावी हैं। जब हम इन सभी मॉड्यूल्स पर विचार करते हैं, नेटवर्क स्कैनर से लेकर जावा एप्लेट अटैक तक, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल विध्वंसक उपकरण नहीं है, बल्कि ये साइबर सुरक्षा के विभिन्न आयामों को दर्शाने वाले सूक्ष्मदर्शी हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने इन सभी खतरनाक मॉड्यूल्स और तकनीकों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति इन्हें सीधे लाइव इंटरनेट पर या किसी असली कंपनी की वेबसाइट पर टेस्ट नहीं कर सकता। ऐसा करना न केवल अनैतिक है, बल्कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी भी है। एकदम गैर कानूनी है। तो स्रोत इस बात का क्या समाधान देता है कि इन तकनीकों का सुरक्षित रूप से अभ्यास कैसे किया जाए? इसका उत्तर है एक आइसोलेटेड या अलग-थलग वर्चुअल लैब का निर्माण। एक पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए एक सुरक्षित सैंडबॉक्स का होना सबसे बुनियादी आवश्यकता है। लेख स्पष्ट करता है कि असली हैकिंग सीखने के लिए लाइव इंटरनेट का उपयोग कभी नहीं किया जाता। इसके बजाय वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्चुअल बॉक्स या VMware का उपयोग किया जाता है, एक वर्चुअल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए। सही। ये एक ऐसा बंद वातावरण है जहां किया गया कोई भी परीक्षण बाहरी दुनिया या होस्ट मशीन को प्रभावित नहीं करता। ये लैब वातावरण ही वो जगह है जहां एक स्क्रिप्ट किडी अपनी गलतियों से सीखकर एक रेड टीमर में बदलता है।
और इस वर्चुअल लैब को यथार्थवादी बनाने के लिए कुछ विशेष टारगेट मशीन्स की आवश्यकता होती है। श्रोत मेटास्प्लॉइटेबल और DVWA यानी डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन का उल्लेख करता है। जो लोग इन नामों से परिचित नहीं हैं, उन्हें ये समझना होगा कि ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब एप्लीकेशन है जिन्हें जानबूझकर कमजोर बनाया गया है। उदाहरण के लिए मेटास्प्लॉइटेबल एक लिनक्स वितरण है जिसमें जानबूझकर पुराने FTP सर्वर, कमजोर SSH क्रेडेंशियल्स और असुरक्षित डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन छोड़े गए हैं। ये मशीन्स एक प्रकार से डिजिटल क्रैश टेस्ट डमीज की तरह काम करती हैं, जिन पर वेबस्प्लॉइट के मॉड्यूल्स का सुरक्षित रूप से परीक्षण किया जा सकता है। इन टारगेट मशीन्स पर परीक्षण करते समय जो प्रैक्टिकल वर्कफ्लो अपनाया जाता है वही सबसे अधिक मूल्यवान है। ये वर्कफ्लो एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक एनालिटिकल लूप है। शुरुआत रिकॉग्निशन से होती है, जहां ओपन पोर्ट्स और कमजोरियों का पता लगाया जाता है, फिर MITM या अन्य मॉड्यूल्स का उपयोग करके सिमुलेटेड हमले किए जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण इसके बाद आता है, नतीजों का विश्लेषण। बिल्कुल। एक शौकिया व्यक्ति केवल ये देखता है कि उसे सिस्टम का एक्सेस मिला या नहीं, लेकिन एक उभरता हुआ पेशेवर वायरशार्क जैसे पैकेट एनालाइजर का उपयोग करता है ये देखने के लिए कि जब हमला सफल हुआ तो नेटवर्क लेयर पर डेटा पैकेट्स कैसे दिख रहे थे। और अगर हमला विफल हुआ तो क्या टारगेट के फायरवॉल ने TCP कनेक्शन को रीसेट कर दिया था? ये विश्लेषण ही वो कुंजी है जो हमले के तंत्र को समझने में मदद करती है। और इस पूरे वर्कफ्लो का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है डिफेंस या सुरक्षा लागू करना। जब पैकेट से पता चल जाता है कि कोई कमजोरी कैसे काम करती है, तब उसे पैच करने या उसके लिए बेहतर एन्क्रिप्शन नियम बनाने की स्थिति बनती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ टूल्स होना काफी नहीं है। सही। जब हम एक स्क्रिप्ट किडी के टूल से लेकर वर्चुअल लैब में पैकेट विश्लेषण तक के इस पूरे सफर को देखते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एक पेशेवर रेड टीमर बनने के लिए किन विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है। स्रोत 3 मुख्य स्तंभों की पहचान करता है। पहला है डीप टेक्निकल नॉलेज, सिस्टम आर्किटेक्चर, मेमोरी मैनेजमेंट और नेटवर्क प्रोटोकॉल की बुनियादी समझ। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, यह सोचने की क्षमता कि एक हमलावर किसी अप्रत्याशित रास्ते से सिस्टम में कैसे प्रवेश कर सकता है। और तीसरा है अडेप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलता। साइबर खतरे हर दिन विकसित हो रहे हैं, कल की तकनीक आज पुरानी हो सकती है, इसलिए निरंतर नई तकनीकों और वल्नरेबिलिटीज को सीखते रहना इस पेशे की सबसे बड़ी मांग है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, तकनीकी कौशल तो केवल एक पहलू है, लेकिन क्या चीज एक कुशल रेड टीमर को एक ब्लैक हैट हैकर या साइबर अपराधी से अलग करती है? स्रोत इस पर एथिक्स और लीगल बाउंड्रीज यानी नैतिकता और कानूनी सीमाओं पर बहुत जोर देता है। जब किसी के पास सिस्टम को भेदने का इतना गहरा ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है। साइबर सुरक्षा उद्योग में किसी भी सिस्टम को बिना स्पष्ट, लिखित और पूर्व अनुमति के स्कैन करना या उस पर हमला करना पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है, चाहे इसके पीछे व्यक्ति का इरादा केवल सीखने का ही क्यों ना हो। इस लिखित अनुमति को अक्सर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कहा जाता है। एक पेशेवर रेड टीमर हमेशा नियमों के दायरे में काम करता है। उन्हें स्पष्ट रूप से पता होता है कि परीक्षण का दायरा क्या है, किन सर्वरों को छुआ जा सकता है और किन क्रिटिकल डेटाबेस को पूरी तरह से अनदेखा करना है। ये सख्त अनुशासन और मॉरल कंपस ही है जो इस पेशे को सम्मानजनक और भरोसेमंद बनाता है। और ये अनुशासन केवल आक्रामक परीक्षण तक सीमित नहीं है। एक और दिलचस्प पहलू है, रेड टीमिंग की सफलता अंततः ब्लू टीम यानी जो रक्षा करने वाले विशेषज्ञ हैं उनकी सफलता पर निर्भर करती है। जब रेड टीमर वेबस्प्लॉइट जैसे फ्रेमवर्क से सीखे गए उन्नत हमलों का अनुकरण करते हैं तो ये सीधे तौर पर ब्लू टीम को उनके सिस्टम की वास्तविक सुरक्षा स्थिति का आईना दिखाता है। स्रोत में ब्लू टीम के लिए कुछ बहुत ही ठोस सबक निकाले गए हैं जो इस आक्रामक अभ्यास से प्राप्त होते हैं, जैसे नियमित पैच मैनेजमेंट। तकनीकी दुनिया में सभी जानते हैं कि पुराने सॉफ्टवेयर में कमजोरियां होती हैं, लेकिन जब रेड टीम ये दिखाती है कि कैसे एक अनपैच सेवा के जरिए पूरे नेटवर्क को कुछ ही मिनटों में कंप्रोमाइज किया जा सकता है, तब पैच मैनेजमेंट केवल एक IT रूटीन नहीं रह जाता, बल्कि एक क्रिटिकल बिजनेस प्रायोरिटी बन जाता है। इसके साथ ही नेटवर्क सेगमेंटेशन की अवधारणा पर जोर दिया गया है। हमने पहले लैटरल मूवमेंट की बात की थी। अगर कोई नेटवर्क ठीक से सेगमेंटेड यानी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, मान लीजिए HR विभाग का नेटवर्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नेटवर्क से अलग है, तो एक सिस्टम हैक होने पर भी हमलावर पूरे कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं पहुंच सकता। और इन सब से ऊपर है मॉनिटरिंग और डिटेक्शन।
रेड टीम के हमलों का लॉग डेटा ब्लू टीम को ये सिखाता है कि एक वास्तविक घुसपैठ के शुरुआती संकेत या इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज कैसे देखते हैं। जब वो जान जाते हैं कि नेटवर्क स्कैनर या MITM हमला नेटवर्क ट्रैफिक में किस तरह का पैटर्न बनाता है, तो वो अपने सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट यानी SIEM सिस्टम में सटीक अलर्ट सेट कर सकते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली बिल्ली और चूहे की दौड़ है, जहां आक्रामक परीक्षण सीधे रक्षात्मक रणनीतियों को मजबूत करता है। अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें, तो स्रोत से सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि साइबर सुरक्षा की दुनिया में महारत हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक स्क्रिप्ट किडी से प्रोफेशनल रेड टीमर बनने का सफर महज कुछ नए टूल्स डाउनलोड करने के बारे में नहीं है। ये कोड की तह तक जाने, नेटवर्क के हर पैकेट के व्यवहार को समझने और एक सख्त नैतिक दायरे में रहकर काम करने की एक लंबी और निरंतर यात्रा है। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य किसी सिस्टम को तोड़कर अपनी श्रेष्ठता साबित करना नहीं है, बल्कि उस बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करना है जिस पर हमारी आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां तकनीकी उत्कृष्टता और गहरी जिम्मेदारी एक साथ चलते हैं। ये समझना कि किसी सिस्टम की कमजोरियों का फायदा कैसे उठाया जा सकता है और फिर उसी ज्ञान का उपयोग करके उन कमजोरियों को हमेशा के लिए बंद कर देना, यही एक सच्चे पेशेवर की पहचान है। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत में दी गई जानकारी और आधुनिक तकनीकी विकास को देखते हुए एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न सामने आता है। वो क्या? आज हमने देखा कि वेबस्प्लॉइट जैसे टूल्स कैसे एक नियंत्रित वातावरण में सुरक्षा को समझने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का तेजी से विकास हो रहा है। जरा सोचिए, क्या होगा जब स्क्रिप्ट किडीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इन बुनियादी टूल्स को AI द्वारा पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया जाएगा? ये साइबर सुरक्षा के भविष्य के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिदृश्य है। बिल्कुल, जब AI संचालित बॉट्स लाखों की संख्या में नेटवर्क स्कैनिंग और रिकॉनेसेंस को अंजाम देंगे और खुद ब खुद नई कमजोरियों को ढूंढकर उन पर हमला करेंगे, तो एक सुरक्षा करने वाली ब्लू टीम के लिए ये पहचानना कितना मुश्किल हो जाएगा कि उनके नेटवर्क पर होने वाली ये गतिविधि किसी छात्र का कोई साधारण परीक्षण है या फिर ये किसी उन्नत और बेहद खतरनाक AI संचालित साइबर गिरोह का सुनियोजित हमला है। सही कहा। जब हमले का स्तर और गति मानवीय क्षमता से आगे निकल जाएगी, तब ये विश्लेषणात्मक चुनौती पूरी सुरक्षा इंडस्ट्री की दिशा बदल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर तकनीक प्रेमी और सुरक्षा विशेषज्ञ को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई तकनीकों को जिम्मेदारी से सीखते रहिए, सिस्टम्स के पीछे के विज्ञान पर सवाल उठाते रहिए और इस डिजिटल दुनिया में हमेशा सुरक्षित रहिए।